नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 14 नवंबर है और आज हम 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो के अंत में जो पूछा गया प्रश्न था उसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका आंसर होगा काजीरंगा। काफ़ी अच्छे आंसर्स आए हैं, काजीरंगा आंसर बहुत से लोगों ने दिया है। और इसके साथ ही मैंने जैसे ही कहा था पिछली वीडियो में कि पहले से लेकर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो सही हुए हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है, महासागर मिशन है समुद्रयान मिशन। ठीक है, मानवयुक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन जिसका नाम क्या है समुद्रयान को लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? चेन्नई में लॉन्च किया है। और भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है। और एक तरीके से कहा जाए तो अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान और चीन के बाद छठा देश होगा जो मानव युक्त महासागर मिशन कर रहा है जिसका नाम क्या है? समुद्रयान नाम है, नाम ध्यान रखिएगा। और इलीट क्लब में ये शामिल हो चुका है इनके साथ। इलीट क्लब मतलब कि ऐसे देशों का ग्रुप जिसने मानव युक्त महासागर मिशन को लॉन्च किया है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में जाना है और उसका अन्वेषण करना है, एनालाइज करना है ताकि उसकी जो खनिज पदार्थ है या जो दूसरी चीज़ें हैं, जो मिनरल्स हैं जिसका उपभोग किया जा सके। यानी कि विकास और प्रकृति एक साथ नहीं चल सकती है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी कि कई पर्यावरणविद जो है इस चीज़ का लगातार विरोध करते रहे हैं कि महासागरों में जितना सरकारें सोच रही हैं उतना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें जो हैं लगातार महासागरों में खनन करने की तैयारी कर रही हैं। तो दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना इसमें शामिल किया गया है। और ये गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 ये क्या है? एक पनडुब्बी है। मत्स्य 6000 ये एक पनडुब्बी का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। मत्स्य 6000 ये पनडुब्बी है जो इस मिशन में इस्तेमाल की जाएगी। और इस पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजा जा सकता है। और ये स्वदेशी रूप से विकसित मानवयुक्त सैन्य पनडुब्बी है भारत की। तो इसी के साथ ही अगर आगे बढ़े तो विकसित देश पहले भी इस तरीके के समुद्री मिशन पूर्ण कर चुके हैं जिसमें भारत भी अब एक विकासशील देश बन चुका है। और विकासशील देश ऐसा कोई विकासशील देश जो ऐसा करने वाला वो पहला देश भारत है। यानी कि भारत विकासशील देशों में पहला है जिसने गहरे समुद्र में मिशन को अंजाम दिया है जिसका नाम क्या है? समुद्रयान मिशन नाम है। तो अन्य जो संबंधित पहले हैं यानी कि भारत सरकार जो दूसरे और पहले जो समुद्र में खनन के लिए शुरू की है उसने कौन कौन सी हैं? सतत विकास हेतु नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स ये शुरू किया गया है भारत सरकार। सागरमाला परियोजना ये भी इसी तरीके से समुद्री परियोजनाओं से रिलेटेड है। ओ स्मार्ट योजना ये भी समुद्र से रिलेटेड है जो भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय मत्स्य नीति योजना, ये सभी योजनाएं जो हैं भारत सरकार की किससे संबंध रखती है? ये संबंध रखती हैं आपके समुद्र खनन से। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने दिया ही होगा। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह वर्ष 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। देखिए एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है और यही पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जो लोग रेगुलर हमारी करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, मैंने पीछे भी एक चीज़ बताया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी
स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मैंने करंट अफेयर्स में कवर अप किया था, और स्टैचू ऑफ यूनिटी है और एक स्टैचू ऑफ पीस है। स्टैचू ऑफ पीस ये भारत के किस राज्य में है, और ये क्वेश्चन बना हुआ था यूपीपीसीएस में भी अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ। तो स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। इसका अनावरण भी किसने किया था, इसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये स्टैचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है, ये एक जैन आचार्य हैं, उनकी प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ पीस में कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है, मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और स्टैचू ऑफ पीस जो कि एक जैन आचार्य की मूर्ति है, और वो है कहाँ है, राजस्थान में है, और उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 51 इंचेस उसकी ऊंचाई है, और वह अष्ट धातु से निर्मित है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड गुजरात में हुआ था। भारत राष्ट्र को एक संघ बनाने, यानी कि एक यूनियन, एक एकता में बनाने के लिए भारतीय रियासतों को एकीकरण करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। यानी कि आज़ादी के बाद ये हमने देखा था कि दो रास्ते दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा देसी रियासतों को, और जो भारतीय राज्य थे वो तो खैर जो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश में सीधे प्रत्यक्ष रूप से थे अंग्रेज़ों के पास, वो तो सीधे भारत को मिल गए। लेकिन उन राज्यों को दो रास्ते दिए गए थे जो भारत में सीधे रूप से या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सीधे नहीं आते थे। राजे रजवाड़े थे, उनको कहा गया था या तो आप पाकिस्तान में मिल जाए या फिर भारत में मिल जाए, या फिर उन्हें स्वतंत्र रहने का भी मौका दिया गया था। तो जैसे जब जम्मू एंड कश्मीर था, उन्हें स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। हैदराबाद था, जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। तो इन सब राज्य जो एक अलग अलग होना चाहते थे, उनको एक साथ लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो सरदार पटेल को दिया जाता है। तो स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी करने में सरदार पटेल की भूमिका अहम रही है। बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है प्रमुख नेता। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पुटअप किया गया है कि सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। बारदोली सत्याग्रह एक किसान सत्याग्रह था। तो भारत को एकीकृत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उन्हें महान योगदान के लिए उन्हें भारत की एकजुटता में वास्तविक सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS, IPS और IFS 3 सर्विसेज शामिल हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना की, जिसके कारण उन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिल रहे होंगे, और रेगुलर बने रहेंगे तो आपको अवश्य ही कोई ना कोई फैक्ट्स मिलता रहेगा। और भारत में होने वाली अधिकांश परीक्षाओं में आपको यहीं से प्रश्न मिलने वाले हैं, तो बस ईमानदारी के साथ लगे रहें। तो चलता अगला प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हाल ही में किस सोशल मीडिया का नाम बदलकर मेटा रखा गया है। तो ऑप्शन हैं आपके सामने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम। तो इसका आंसर होगा फेसबुक। तो दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा रखने की घोषणा की है, और इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नया नाम सोशल मीडिया से अलग कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। फेसबुक ने वर्चुअल तकनीक के क्षेत्र में भी अपने कार्य का विस्तार किया है, और यह परिवर्तन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह केवल पेरेंट कंपनी पर ही लागू होता है। तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कि मेटावर्स के माध्यम से एक ऐसे वर्चुअल विश्व का निर्माण किया जाएगा जहां लोग वर्चुअल वातावरण में गेम खेल सकेंगे, काम कर सकेंगे और संवाद भी कर सकेंगे, यानी कि बातचीत भी कर सकेंगे। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की। डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह। तो आंसर होगा इसका अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, देखिए सहकारिता मंत्रालय अलग एक मंत्रालय है भारत में, जो कि नया मंत्रालय है भारत सरकार के अंतर्गत, और इसके पहले जो मंत्री बने हैं वो अमित शाह ही बने हैं। तो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के अवसर पर डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है। डेयरी सहकार योजना को 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, और इस योजना का उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि
तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया है, उसी तरीके से इस योजना का उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इस योजना के माध्यम से डेयरी सहकार के तहत पात्र सहकारी संस्थाओं की वित्तीय मदद की जाएगी, ताकि पशुधन विकास, दूध की खरीद, दूध और दुग्ध उत्पादन के भंडारण और आत्मनिर्भर भारत के समग्र उद्देश्य के तहत दूध उत्पादन के निर्यात संबंधी गतिविधियां चलाई जा सकें। तो इसी के साथ ही आगे देखें तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन एवं डेयरी विभाग पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। और डेयरी सहकार योजना से देश के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने में मौजूदा प्रयासों को बल भी मिलेगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले एक और प्रश्न पर, जल्दी कर लेते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका या मंगोलिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी कौन है वर्तमान में? सुशील चंद्रा हैं। और उनको उज्बेकिस्तान देश द्वारा भारत सरकार से ये अनुरोध किया गया था कि उनके यहाँ के जो राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख है वो किसकी निगरानी में हो? भारतीय चुनाव आयोग की निगरानी में हो। तो हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, उनकी निगरानी में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव किया गया। और इसमें 3 सदस्य प्रतिमंडल ने इसमें नेतृत्व किया है। तो भारतीय टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव की देखरेख की है। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को चुनाव में 80% से अधिक वोट मिले और उन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। यानी कि शवकत मिर्जियोयेव दोबारा से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केरल। तो पब्लिक अफेयर्स सेक्टर बेंगलुरु बेस्ड एक गैर लाभकारी थिंक टैंक हर साल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करती है। और इस साल के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़े तो यह सूचकांक इक्विटी, विकास और स्थिरता के स्तंभ पर शासन के प्रदर्शन में राज्यों द्वारा प्राप्त अंकों पर आधारित है। यानी कि समानता कितनी है राज्यों में, विकास के कार्य कितने प्रबल हैं और एक तरीके से स्टेबिलिटी कितनी है राज्य सरकारों में। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद फिर सरकार टूट जा रही है या फिर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। अगर राजनीतिक गलियारों में ज़्यादा हलचल ना हो, सरकारें स्थिर हों, तो विकास के कार्य अच्छे तरीके से होते हैं। तो इस साल के सूचकांक में पहली बार कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक को भी जोड़ा गया है। सिक्किम, गोवा और मिजोरम छोटे राज्यों में विजेता रहे हैं। पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या संस्कृत? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कन्नड़। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन पी कैंप ने घोषणा की है कि 1 नवंबर को कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जॉर्जिया कन्नड़ के लिए एक तरह की घोषणा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। और जॉर्जिया अमेरिका के सबसे अधिक भारतीय प्रवासियों वाले राज्यों में से एक है। कन्नड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, जिसमें समृद्ध साहित्य और शिलालेख 450 ईसा पूर्व के पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगर देखें तो जॉर्जिया जो कन्नड़ भाषा है ये भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य की भाषा है। और अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करें हम यहीं पर भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की, तो भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं आती हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस आती हैं। पहला अगर हम बात करें तो तमिल, फिर तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जैसे जैसे मैंने बोला है। और अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो वीडियो को स्लो करके या फिर
बैक स्पेस करके बैक करके आप आराम से सुन सकते हैं। ये कितनी भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। देखिए, मैं शास्त्रीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ, ना कि अनुसूचित भाषाओं की बात कर रहा हूँ। अनुसूचित भाषाएं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं वो अलग हैं। हालांकि अनुसूचित भाषाओं में ये 6 शास्त्रीय भाषाएं भी आती हैं, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेजेस का होना मतलब क्या है कि जो अपने मूल रूप में बहुत ही प्राचीन समय से लगातार जीवित बची हुई है। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2, 3, 4 नवंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 नवंबर को। तो आयुष मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुर्वेद भारत की स्वास्थ्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 2016 में धन्वंतरी दिवस, जिसे धनतेरस भी कहा जाता है, को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। इसकी थीम के बारे में बात करें तो वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद फॉर पोषण थीम के साथ मनाया गया। आयुर्वेद फॉर पोषण थीम के साथ मनाया गया। तो अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की सुर्खियों में रही पाकलदुल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा कि ये किस नदी पर है पाकलदुल परियोजना, और माफ कीजिए किस राज्य में है? आपके सामने भी मैं हिंट दे रहा हूं, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। तो केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आर.के. सिंह ने 1 नवंबर 2021 को पाकलदुल जल विद्युत परियोजना के मरुसुदूर नदी के मोड़ पर उद्घाटन किया। ये परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। तो पाकलदुल जल विद्युत परियोजना वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। पाकलदुल जल विद्युत परियोजना की बात करें तो पाकलदुल जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की परियोजना है और इसका निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो अगला और अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT का पूर्णकालीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अशोक भूषण, राजीव नायर, सुरेश केलकर या रमेश जाधव? तो इसका आंसर होगा अशोक भूषण। अशोक भूषण सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज है। जस्टिस अशोक भूषण को अभी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस वर्ष जुलाई माह में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अशोक भूषण को सरकारी अधिसूचना के अनुसार 4 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया गया है। NCLAT तो नेशनल कंपनीज लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें जो है कंपनियों के दिवालिया होने या बैंकक्रप्ट होने संबंधी जो केस होते हैं उसकी सुनवाई की जाती है इस न्यायाधिकरण में। तो इसी वर्ष सितंबर माह में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि सरकार आवश्यक सदस्यों की नियुक्ति न करके राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों को निष्क्रिय कर रही है। यानी कि इस प्रकार के न्यायाधिकरणों का जीवित होना आवश्यक है, क्योंकि भारत में कंपनियों का या अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योग है उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जिस प्रकार से हम लगातार देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां बैंकों से पैसा लेकर चली जाती हैं, भाग जाती हैं, उन पर निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्य बना रहता है। तो इसी के साथ ही आगे देखते हैं। तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT का गठन कब किया गया और ये किसके आदेशों से किया गया? तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत इसका निर्माण किया गया था। तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 410 के तहत इसका निर्माण किया गया था। तो NCLAT एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इस बात को ध्यान रखना है। ये पूर्ण न्यायिक निकाय नहीं है बल्कि सेमी जुडिशियरी बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करती है। NCLAT के किसी भी आदेश से असहमत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल
के अभी अध्यक्ष जो चुने गए हैं कौन है, जस्टिस अशोक भूषण, जिनका चित्र आपके सामने है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 10 में से आपने कितने आंसर सही दिए। ईमानदारी से चलते रहिए और आपके आंसर्स अवश्य ही ज़्यादा सही होंगे। पिछले वीडियो में जो आंसर था वो आसिफ खान का बहुत अच्छा आंसर था, अच्छे आंसर्स अटैम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन ही गलत था। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि सभी जो भी देख रहे हैं, जो भी व्यूज़ कर रहे हैं, वो अपने उपलब्धि को दर्शाएं, बताएं कि कितने अच्छा वो उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। जब तक हासिल करता वो दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक चीज़ें जो हैं आगे कैसे बढ़ेंगी और आपको कॉन्फिडेंस कैसे निकल कर आएगा बाहर। तो इसी के साथ ही देख लेते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हाल ही में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया, बिहार, केरल, मेघालय या उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।